तज़ाद। तहरीर मोहम्मद रिजवान कय्यूम। पिछले दिनों मेरे एक अजीज़ ने मुझे अपनी बेटी की शादी में मदऊ किया। शादी कार्ड में आमद बारात 8 बजे और बाद अज़ निकाह ताम का टाइम 10 बजे मुकर्रर था। नीचे एक ताकीदी जुमला ये भी जली हरूफ में लिखा हुआ था, वक्त की पाबंदी का ख्याल रखें। मैं वक्त मुकर्ररा से तकरीबन 15 मिनट पहले मैरिज हॉल पहुंचा तो वहां ये मंजर देखकर हैरत ज़दा रह गया कि वहां मेहमानों की गैलरी के मेन गेट पर लगा ताला मुंह चिढ़ा रहा है। अलबत्ता इंतज़ामिया के दफ्तर में एक मुलाजिम अपनी कुर्सी पर दुनिया से बेखबर बेसुध पड़ा ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहा था। आखिर ये क्या माजरा है? इतना बड़ा शादी का फंक्शन और खाली हाल। क्या बात है, कहीं मैं शादी की असल तारीख तो नहीं भूल बैठा, या खुदा ना खास्ता किसी वजह से तकरीब अरूसी कैंसिल तो नहीं हो गई। लेकिन ऐसी भी कोई बात नहीं थी। मैंने अपनी घड़ी पर नजर डाली, तारीख और टाइम बिल्कुल दुरुस्त था। मेरा जहन मुख्तलिफ अंदेशों की गर्दाब में फंस कर रह गया। मैंने अपने मेज़बान खालिक मुगल को फ़ोन से, जो वो रिश्ते में मेरे कज़न थे, ना मेज़बान ना मेहमान, मैंने पूछा ये कैसी शादी है यार, क्या बताऊं। हमारे माशरती माहौल में अपने किसी बेटे बेटी की शादी करना पूरे सिरात पार करने से कम नहीं। सबसे पहले हमारे होने वाले दामाद साहब दुल्हा कारोबारी शेख फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्हें बाखूबी मालूम है कि ये बारात का वक्त है, लेकिन वो उनके रिश्तेदार दोस्त अहबाब इस वक्त हालत कारोबार में दुकानें खोले बैठे हैं। ज़ाहिरी बात है उन्हें बंद करके ही आएंगे। दूसरी जानिब हम मर्दों का क्या है, तैयार होने में हमें सिर्फ 10 मिनट चाहिए। मसला तो औरतों का है। मेरी बीवी, भाभियाँ और दीगर मस्तूरात दुल्हन बेटी के साथ अपने उम्र रसीदा चेहरों को चमकाने ब्यूटी पार्लर गई हुई हैं। इसके अलावा एक और मसला ये भी है कि अभी मुझे अपने मामू को मनाने भी जाना है। वो दर हकीकत इस बात पर नाराज़ हैं कि मैंने उनके बेरोज़गार नशे बेटे को अपनी बेटी का रिश्ता नहीं दिया। बस वो इस खलिश को दिल में रखे हुए और मुख्तलिफ अंदाज बहानों से पुराने ख़ानदानी रंजिशों को बुनियाद बनाकर अपनी नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। मुझे तुम्हें एक तकलीफ़ देनी है। मेरे बचपन के 2 क्लास फेलो सीधे इस शादी हाल में लाहौर से आ रहे हैं। एक हाफिज शफीक नक्शबंदी और दूसरे अंग्रेज़ी अदब के प्रोफेसर असगर अली हैं। उनको मेहरबानी करके अपनी कंपनी दे देना। एक तो इतनी लंबी बात करके उन्होंने मेरा सारा बैलेंस ज़ाय करवा दिया, और दूसरा मुझे इखलाकी तौर पर पाबंद कर दिया कि मैं उनके दोनों दोस्तों को कंपनी दूं। मैं तो उन्हें फ़ोन करके पछताया। मैं फौरी तौर पर इंतज़ामिया के दफ्तर में गया। वहाँ मैंने कुर्सी पर सोए हुए एहलकार को उठाया और उसे कहा कि भाई कम अज़ कम मेहमानों की गैलरियों के ताले तो खुलवा दो ताकि मेहमान बिठा सके। अभी इससे खुलवा दो जी, उसने हैरानी से कहा। आपको पता नहीं कि हमारी बारातें, वलीमा वगैरह की तकरीबात कितनी देर शब में शुरू होती हैं। उसने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए आई जमाई को रोकते हुए हाल के स्वीपर को आवाज़ देते हुए कहा, ओए पीटर, चल हाल का ताला खोल और सफाई करने के बाद इसकी बत्तियां जलाकर बाऊजी को बिठा। वो उसे हिदायत देकर फिर कुर्सी पर फैलकर सो गया। पीटर ने सफाई करने के बाद हाल खोल दिया और मैं अंदर जा बैठा। मैं अकेला हाल में इस पुरइसरार अंदाज में बैठा अपने आप को कोई डरावना भूत महसूस कर रहा था। उस लम्हे मुझे पॉलिटिकल साइंस के एक मशहूर फिलासफर गलक्राइस्ट का कौल याद आया कि किसी तड़पते शदीद जख्मी को मौत के मुंह में जाते हुए जो अजियत होती है, इससे 100 गुना तकलीफ किसी के इंतजार में है। रफ्ता रफ्ता तन्हाई की नागन ने मुझे डसना शुरू कर दिया। मैंने वक्त
गुजारी के लिए कभी इधर उधर टहलना, कुर्सी पर बैठना उठना शुरू कर दिया। घड़ी की जानिब नजर दौड़ाई तो रात के तकरीबन 11 बज रहे थे और मेहमानों की आमद अभी शुरू होने वाली थी। आखिर कुदरत मुझ पर मेहरबान हो गई। हाल की चौखट 2 अफराद पार कर रहे थे। उनमें से एक सफेद बारिश अच्छी सेहत के हामिल मौलवी तर्ज के थे, जबकि उनके साथ जो शख्स था वो पेंट कोट पहने हुए था। वो सीधे मेरी जानिब आकर रुक गए। बारिश बुजुर्ग ने मेरा नाम लेकर पहले अस्सलाम वालेकुम कहा। मैं पहले तो परेशान हुआ कि उन्हें मेरा नाम कैसे मालूम और ये कौन है। मैंने उनके सलाम का जवाब दिया और पूछा, माफ़ कीजिएगा अंकल, आपको मेरा नाम कैसे मालूम है? मेरी आपसे शनासाई नहीं है। खालिक मुगल साहब ने आपकी इस खाली हाल में मौजूदगी के बारे में बताया था। वो बोले, ओहो, आप हाफिज शेख नक्शबंदी हैं और ये प्रोफेसर असगर। मैंने मुस्कुराते हुए दोबारा बड़ी खुश असलूबी से हाथ मिलाते हुए कहा, हाँ बेटा, मैं और ये असगर खालिक के लंगोटिए यार हैं। उन्होंने खुश दिली से कहा। बाकी तकरीबन सारी दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, बस हम तीनों अभी तक जिंदा हैं और दुनिया के गुनाहों में लिथड़ रहे हैं। कैसे गुनाह अंकल? मैंने पूछा। मैं समझा नहीं। अरे बेटा, ये अमरीकी यहूदियों हिंदुओं ने जो हमारे इस्लामी माशरे में नित नए तरीकों से खराफात को इस कदर फैला दिया कि इसकी जद में दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर हम भी आ जाते हैं। और हाँ, मुझे तुम्हारी एक बात बुरी लगी। जी, वो कौन सी? मैंने परेशानी से पूछा। तुमने ये अल्फाज क्यों बोल दिए? अंकल, ये तो सरासर अंग्रेजों का लफ्ज है। आप इसकी जगह उर्दू का लफ्ज जो हमारी कौमी ज़बान है चचा कह देते। ओह सॉरी चचा जान, मैंने शर्मिंदगी से कहा। आपने फिर गंदी ज़बान अंग्रेजी का लफ्ज इस्तेमाल किया। उन्होंने मुझे घूरा। मैं माजरत ख्वाह हूँ चचा जान, मैंने फौरन कहा। हाँ, अब ठीक है। वैसे मुझे पहली निगाह में आप इस तरह अच्छे लगे कि आपने मुझे सही इस्लामी तरीका आदाब के मुताबिक अस्सलाम वालेकुम कहा। देखो, ये मुसलमानों का हाल है। वक्त और जिम्मेदारी का रत्ती भर भी एहसास नहीं है। बारात अभी तक नहीं पहुंची और ना लड़की वालों की कोई खबर है। मौलवी साहब ने अपनी खुद कलामी के अंदाज का खुतबा जारी रखा। मगरबी तालीम और अंदाज़े फ़िक्र ने अजदहा बनकर हमारे मशरक़ी तकाज़ों यानी सकाफ़त, माशरत, निज़ाम सियासत, यहाँ तक कि कौमी गैरत तक को निगल लिया है। मुझे तो गोरों, यहूदियों, अमरीकियों, हिंदुओं से सख्त नफरत है। मेरा बस नहीं चलता कि इन सबको कच्चा चबा जाऊं। माफ़ करना बेटा, उस हाफिज के खून में कुछ ज़्यादा ही हुब्बुल वतनी और इस्लामी तकाज़ों और तालीमात के जरासीम सरायत किए हुए हैं। इनके साथ आए हुए बचपन के क्लास फेलो साथी प्रोफेसर असगर ने मज़ाहिया अंदाज में मेरी तरफ देखते हुए और अपने लबों पर तंजिया मुस्कुराहट लाते हुए कहा, बेटा, इसकी किसी बात का बुरा ना मानना। ये मौलवी है और सोने पर सुहागा खतीब भी है। दूसरे, ये हलवे मांडे बहुत खाता है। इसकी सेहत बहुत अच्छी है। बोलते बोलते इसकी ज़बान नहीं थकेगी। बस आप सब्र तहम्मुल से सुनते रहें। यार, मैं कौन सी गलत बात कह रहा हूँ? हाफिज साहब ने प्रोफेसर को टोकते हुए कहा। तुम संजीदा होकर सुनो। यार, तो सारे सफ़र के दौरान अमेरिका, रूस, हिंदुस्तान, इसराइल को सता रहा है। प्रोफेसर साहब ने बेजारी से कहा। अब ज़रा ज़ुबान को दम लेने दे, ये मेरे बस की बात नहीं। हाफिज साहब ने जज्बाती लहजे में कहा। अमेरिका, यहूदी और हिंदू का नाम सुनकर, बल्कि इससे वाबस्ता हर ताल्लुक को देखकर खून खोलता है। मुझे इनसे नफरत है। आहिस्ता आहिस्ता मेहमानों की आमद शुरू हो गई थी। शादी हाल मदईन से भरने लगा। एक साहब और आए।
वो भी हमारे दरमियान आकर खुद ब खुद इस बहस का हिस्सा बन गए। उन्होंने कहा कि 1951 में जब लियाकत अली खान ने अमेरिका का पहला दौरा किया था तो उस ही दिन से अमेरिका सदर ट्रूमैन ने उन्हें अपने आईनी शिकंजे में ऐसा कसा कि आज तक हम इस शिकंजे में किसी न किसी सूरत में फंसे हुए हैं। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन के दौर से लेकर अब तक जो इमदाद गंदम की सूरत में मिली है उससे हमें आज तक छुटकारा हासिल नहीं हो सका। 1954 से लेकर अब तक अमरीकियों से जो लातादाद मुआहिदे किए हैं वो क्या है? वो क्या पाकिस्तानी गैरत की मौत ना थी? अमरीकी दोस्ती का मास्क पहनकर हमारी पीठ पर छुरियां मारता रहा है। हाफिज साहब ने जोश से कहा, 1965-71 कारगिल की जंग से लेकर अब तक पाकिस्तानी अक्सरी तारीख उठाकर देख लो, उसने हमेशा धोखा ही दिया है। 1971 में उसने कहा था कि मैं अपना बेड़ा भेजता हूँ, वो आज तक ही नहीं आया, उल्टा हमारा आधा मुल्क बांग्लादेश बनवा दिया। उसने तो हमारा बाजू कटवा कर रख दिया है। एक साहब मंडलाते हुए सामने वाले टेबल पर आकर बैठ गए। उन्होंने अपने हाथों की मदद से अपनी ठोड़ी को इस तरह पकड़ा हुआ था जैसे वो अपने सर को गिरने से बचा रहा हो। लेकिन उनकी तवज्जो इस मुबाहिस से की जानिब लगी हुई थी। उन्होंने दूर ही से जुमला कसा, अरे भाई, अपनी गैरत अब रही कहाँ? जिंदा और मुर्दा पाकिस्तानी अफराद और अपने मुल्क की जमीन तुमने अमेरिका के हाथों फरोख्त कर दी है। अब क्या गैरत की बात करते हो? वो तो बिला टोक आराम से आकर ड्रोन हमले करके मिसाइलों के जरिए मासूम जानों को मार जाता है। आप क्या कर लेते हैं? इधर आए, मुझसे रूबरू होकर बात करें। हाफिज साहब ने उसकी बात काटते हुए कहा। वो अपनी कुर्सी खींचकर हमारे करीब आकर बैठ गया। दोनों जानिब से दलीलों का तबादला शुरू हो गया। कभी वो भारी तो कभी हाफिज साहब उन पर हावी हो रहे थे। उनके लबों पर से अमरीकी मुखालफत में ऐसी ऐसी बातें बरामद हो रही थीं जैसे वो किसी कलाशनकोफ से गोलियां दाग रहे हो। यार, तुम शुरू से इस बहस को सुन रहे हो, तुम क्यों नहीं अपने ख्यालात का इजहार इस तनाजुर में करते? प्रोफेसर असगर ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। इस लम्हे मुझे ज़मीर जाफरी मरहूम का एक मशहूर शेर याद आया जिसका मफहूम कुछ इस तरह है। हम अपनी जाहिलियत की वजह से खामोश बैठे थे, महफिल में लोग हमें फलसफी समझ बैठे। मैंने जवाबन सिर्फ इतना कहा कि मुझे तो यहाँ हर शख्स की दलील वज़नी और जानदार लगती है। हर कोई अपनी जगह सच्चा नजर आता है। ये केरी लोगर बिल के पाकिस्तान पर क्या मुस्बत मनफी असरात होंगे? मैंने बहस की जलती आग पर सवालिया अंदाज में तेल डालकर उसे मजीद भड़काया। ये तो सरासर पाकिस्तान की सलामती और कौमी गैरत के नाम पर धब्बा है। हाफिज साहब ने भड़क कर टोकते हुए कहा, बेटा, आप ये चिप्स ना खाएं। आपने टीवी अखबारात में सुना नहीं कि इसमें सूर की चर्बी इस्तेमाल की गई है? बच्चों ने अनसुनी कर दी। पटाखों के डस डस, गोलियों की तड़तड़, बैंड की कान फाड़ मुश्तरका आवाजें इस बात का इंदिया दे रही थी कि बारात आ गई है। 1 बज गया है। प्रोफेसर असगर ने हाफिज साहब को छेड़ा, अब ये ना कह देना कि अमेरिका की चाल है कि बारात देर से आए। सब हंसे। हाँ यार, क्यों नहीं, इसमें कोई शक है? हाफिज साहब ने एतमाद से कहा। देखो, ये अंग्रेजों ने टीवी, डीवीडी, खेल तमाशे मुसलमानों के दरमियान फैला दिए हैं, जिनको इस्तेमाल करके आजकल मुसलमान तईश और सस्ती का शिकार हो गए हैं। दूल्हा बामा बाराती हाल में आ गए।
نکاح میں کچھ وقت باقی تھا۔ سلگتا ہوا امریکی موضوع دوبارہ بھڑک اٹھا۔ وہ اس طرح کہ پروفیسر اصغر نے حافظ صاحب کے سالے سے پوچھا، آپ کیا کرتے ہیں؟ بہت عرصے بعد ملاقات ہوئی۔ پہلے تو کچھ نہیں کرتا تھا، لیکن اب اگلے ماہ مولویوں کے دشمن ملک امریکہ جاؤں گا۔ اس نے شرارت سے کہا، ویزا کیسے لگا؟ پروفیسر نے نوجوان سے پوچھا۔ وہ جی ایک ایجنٹ کو 5 لاکھ روپے نذرانہ دیا تھا، وہی پاسپورٹ میں ویزے کا ٹھپا لگوا لایا۔ یار میں نے تو کئی بار امریکہ جانے کی کوشش کی، لیکن اتنی تعلیم ہونے کے باوجود مجھے انٹرویو میں رد کر دیا گیا۔ ویسے میرے پاس ایک ایسا اندر کا بندہ ہے جو 5 لاکھ روپے لے کر یہ کام کرتا ہے، سالہ صاحب نے کہا۔ وہ حرام کھاتا ہے اور تم حرام کھلاتے ہو، حافظ صاحب نے غصے سے کہا۔ کیا کریں حافظ صاحب، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ ان پیسوں سے اپنے ملک میں محنت کرو، انہوں نے مشورہ دیا۔ میں نے پاکستان میں کئی کاروبار کیے، لیکن سب ابس، سالہ صاحب نے رنجیدہ لہجے میں کہا۔ آئے دن کوئی نہ کوئی ٹیکس، کوئی نہ کوئی سرکاری اہلکار بھتہ لینے آ جاتا، اور پھر لوڈ شیڈنگ۔ کاروبار خاک کرنا ہے۔ تنگ آ کر میں نے اپنے مستقبل کے لیے امریکہ جانے کا فیصلہ کیا۔ اللہ اللہ کر کے رات کے تقریباً 2 بجے کھانا کھلنے کی جاں فضا آواز کان میں پڑی۔ طعام کی جانب سے شرکاء ایک دوسرے کو رونتے نظر انداز کرتے ہوئے بالکل اس طرح بھاگے جیسے کئی دنوں بعد انہیں یہ نعمت نصیب ہوئی۔ وہاں بوفے نظام تھا۔ مدوئیں کھانے کے گرد جمع ہو کر اپنی پلیٹوں کو بھرنے میں مصروف عمل ہو گئے۔ میرے سمیت کئی لوگ کپڑوں پر شوربے کھیر کے داغ لگے۔ خالق صاحب کے ناراض ماموں کی پلیٹ پر نظر پڑی تو وہاں مرغ، مچھلی، بکرے کے گوشت کا پہاڑ بنا ہوا تھا۔ ماموں نے کسی چارہ کترنے والی مشین کی طرح بوٹیاں چباتے ہوئے ایک شخص کو کہا، کمبخت باورچی اناڑی تھا، اس نے سارا کھانا کچا بیکار بنایا ہے۔ میں کھانے کے دوران پانی پینے لگا تو حافظ صاحب نے دور ہی سے چلاتے ہوئے کہا، برخوردار بیٹھ کر 3 سانسوں میں سنت اور اسلامی اصولوں کے مطابق پانی پیو، کھڑے ہو کر جانور اپنی پیاس بجھاتے ہیں۔ میں شرمندہ سا ہو گیا، لیکن شکر ہے جنہوں نے سنا وہ مجھ سے شناسا نہ تھے۔ ہم کھانا اپنی پلیٹوں میں سجا کر دوبارہ اپنی راؤنڈ ٹیبل پر بیٹھ کر آرام سے کھانے لگے۔ کھانے کے بعد جب سب لوگ آہستہ آہستہ جانے لگے تو الوداعی ملاقات کرتے ہوئے حافظ صاحب نے نوجوان کو اپنے پاس بلاتے ہوئے کہا، بیٹا تم نے جس ایجنٹ کے ذریعے امریکہ کا ویزا لیا ہے، کیا یہ ممکن نہیں کہ میرے بیٹے بھی اس کی وساطت سے چلے جائیں؟ ویسے میں تمہاری اس بات سے متفق ہوں کہ واقعی پاکستان میں نئی نسل کے لیے کوئی روشن مستقبل نہیں ہے۔ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر حافظ صاحب کو دیکھنے لگا، جیسے ان کے سر پر سینگ نکل آئے ہوں۔ ان کے قول اور فعل کا تضاد ناقابل یقین تھا۔ ارے یار یہ تو تجھ سے مذاق کر رہا تھا، پروفیسر اصغر نے کہا لگاتے ہوئے کہا۔ میں نے اس نوجوان کو آنکھ ماری تھی کہ تجھ سے اس امر کا جھوٹ بولے کہ وہ ایجنٹ کے ذریعے ویزا لگوا سکتا ہے، یہ تو بیچارہ خود ویلڈر ہے۔ اچھا، انہوں نے مایوسی کے عالم میں اپنی بات کو بڑی صفائی سے پلٹتے ہوئے کہا، تو تم نے مجھ سے جھوٹ بولا؟ تمہیں بحیثیت مسلمان دروغ گوئی کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ ویسے یہ سب کچھ مغربی تعلیم اور امریکہ کا کیا دھرا ہے کہ اس نے ہمارے ذہن ایسے بنا دیے کہ ہم ہر جگہ جھوٹ بولیں اور 2 نمبر زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ امریکہ کا بیڑا غرق کرے، آمین۔ جی دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ میں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا۔
تاکہ آپ کو ہماری مزید ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں۔ دعا میں ہمیں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اپنے دوست توقیر نیاز توقیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔